वेलकम टू लर्निंग ट्यूब चैनल। हम लोग एसएससी प्रीवियस ईयर सीरीज में अभी सीजीएल 2019 के में जो मैथ का पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। और हम लोग 4 जून को जो एग्ज़ाम हुआ था 4 जून 2019 को, उसका फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का पेपर देख लेते मैथ का। और आज हम लोग थर्ड शिफ्ट का सॉल्यूशन देखेंगे। और फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का जो वीडियो होगा वो चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आज थर्ड शिफ्ट का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 64 सी स्क्वायर प्लस 16 सी प्लस 3 बराबर 2 इंटू ए प्लस बी। तो इस टाइप का सवाल हम लोग कैसे बनाते हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट में देखे थे कि हम इसको क्या करते थे, स्क्वायर का फॉर्म में तोड़ने की कोशिश करते थे। तो सबसे पहले अगर हम स्क्वायर का फॉर्म तोड़ेंगे, यानी ए स्क्वायर का अलग, ए का अलग स्क्वायर फॉर्म तोड़ेंगे, बी का अलग स्क्वायर फॉर्म और सी का अलग स्क्वायर फॉर्म। तो यहाँ पर अगर हम ए का अलग स्क्वायर फॉर्म तोड़ेंगे तो ए वालों को एक साथ रखना पड़ेगा, यानी ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये जो 2a है अगर इधर आएगा तो -2a हो जाएगा, ये -2a। और यहाँ पे अगर हम 1 रखते हैं तब ये a-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो तभी तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab 1 का रखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे क्या रखेंगे ये हम लोग कैसे पता करेंगे। जैसे हमें एक सवाल देखते हैं 4a स्क्वायर, अगर एक सवाल लेते हैं 4a स्क्वायर प्लस 12a, जैसे इस टाइप का सवाल आए और हमें यहाँ पे क्या रखना है ये पता करना है ताकि ये स्क्वायर फॉर्म टूटे। तो क्या करना है, ये 2a का स्क्वायर लिख लेंगे, ये 4a स्क्वायर की 2a का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, प्लस यहाँ ये जो फॉर्म होगा वो 2ab का फॉर्म होगा। 2a के बदले में कितना है 2a है, और b के बदले में आपको कितना रखना पड़ेगा ताकि ये 12a आ जाए, यानी 2 दूना 4a आ चुका है। इसका मतलब b के बदले में 3 रखेंगे तभी तो ये 12a आएगा। अगर हम b के बदले में 3 रखे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे हमें 3 का स्क्वायर रखना पड़ेगा, तभी तो ये 2a प्लस 3 का होल स्क्वायर बनेगा, 2a प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो हम इसी 12a में पता करेंगे कि हमें आगे क्या रखना है। तो अगर हम यहाँ 3 का स्क्वायर रखेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, तभी तो ये 2a प्लस 3 का होल स्क्वायर बनेगा। सेम उसी तरह से, यानी यहाँ पे a स्क्वायर था, यहाँ पे -2a था, यानी 2a था ही, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे और कोई संख्या का जरूरत था नहीं, तो इसीलिए हमें यहाँ पे 1 रखना पड़ा। अब जैसे ये आगे देखते हैं प्लस b स्क्वायर, और ये 2b जो इधर मल्टीप्लाई होगा तो इधर आने के बाद -2b हो जाएगा। तो यहाँ भी हम लोग समझ सकते हैं कि यानी इसको स्क्वायर फॉर्म बनाने के लिए यहाँ पे 1 रखना पड़ेगा, क्योंकि 2b तो ऑलरेडी आ चुका है, तो यानी b-1 का होल स्क्वायर ये बनेगा, ठीक है। प्लस अब ये यहाँ पे क्या है 64c स्क्वायर प्लस 16c प्लस, अब यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा स्क्वायर फॉर्म बनाने के लिए, अगर इसको चेक करें 64c स्क्वायर प्लस 16c प्लस यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, तो ये 64c स्क्वायर जो है वो 8c का स्क्वायर है, और ये जो होगा 2ab का फॉर्म होगा 2 और a के बदले में 8c है, तो यानी 8 दूना 16c तो आ गया। इसका मतलब हमें कोई संख्या की जरूरत नहीं है, यानी एक से ही गुना करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे हम 2 रखेंगे तो 32c हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम यहाँ 1 रखें तो यहाँ 1 का स्क्वायर रखना पड़ेगा, यानी 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे 1 रखना पड़ेगा, तभी ये 8c प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी ये जो संख्या होगा वो 8c प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा, यानी ये तीनों मिलकर क्या दे देगा 0 दे देगा, क्योंकि ये जो संख्या था वो हम LHS में ले आए थे, तो यानी बराबर 0 हो जाएगा। अब ये 0 कब होगा, जब ये भी टर्म 0 होगा तो ये भी टर्म 0 और ये भी टर्म 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 बराबर 0 होगा। अगर a-1 का होल स्क्वायर 0 होगा तो a बराबर कितना हो जाएगा 1। अगर b-1 का होल स्क्वायर 0 होगा तो b बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर 8c प्लस 1 का होल स्क्वायर 0 होगा तो c बराबर कितना हो जाएगा, ये 1 उधर जाएगा तो -1, और ये 8 गुना में है तो -1/8। तो ABC का अलग अलग मान आ चुका है। हमें क्या निकालना है 4a स्क्वायर, 4a के पावर 7 प्लस b के पावर 7 प्लस 8c स्क्वायर, यानी a के बदले में 1 आया था तो यानी 4 गुने 1 तो 4 ही होगा। b के बदले में 1 आया था तो 1 के पावर कुछ भी रहे तो वो 1 के पावर कुछ भी रहे तो वो 1 ही होगा। 8c स्क्वायर यानी प्लस 8, और c के बदले में कितना है -1/8, -1/8 का स्क्वायर करेंगे तो 1/64 आ जाएगा, क्योंकि माइनस के पावर सम संख्या जो होता है वो प्लस में उसको कन्वर्ट कर देता है। ये 8 से 8 बार में कटेगा, तो यानी 4 1 5 प्लस 1/8 यानी 5 पूर्णांक 1/8, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल में आते हैं। इसमें क्या दिया गया है कि किसी घन के 3 फलक का क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर और 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जैसे ये एक घन हुआ,
ये घन में घनाभ होगा, क्योंकि घनाभ का आयतन निकालने के लिए बोला जा रहा है ना। अगर घन होता तो इसका तीनों पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीनों फलक का क्षेत्रफल जो है वो समान होता है, लेकिन इससे ये घनाभ होगा, इसीलिए इसका तीनों फलक का क्षेत्रफल अलग अलग आया। ठीक है, तो ये इसको हम L मान लेते हैं और ये B है और ये घनाभ के लिए ऊंचाई हो जाएगा H। अगर हम एक फलक देखें तो ये नीचे वाला फलक देखें तो इसमें क्या क्या शामिल है, लंबाई, ये लंबाई शामिल है और ये चौड़ाई शामिल है। ठीक है, तो नीचे वाला फलक में लंबाई गुने चौड़ाई जो है वो कितना दिया गया, 32 दिया गया है। फलक का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। अगर सामने वाला फलक का देखें, जो नीचे वाला फलक होगा वही ऊपर वाला फलक होगा। अगर हम सामने वाला फलक देखें, ये रेड कलर वाला, इसमें क्या क्या दिया गया, ये लंबाई दिया गया है और ये ऊंचाई दिया गया है, यानी इसका क्षेत्रफल लंबाई गुने ऊंचाई कितना दिया गया है, 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर हम ये अपने बाएं हाथ वाला फलक देखें, ये वाला फलक जो ब्लू कलर का है, इसमें क्या क्या दिया गया है, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी चौड़ाई और ऊंचाई जो दिया गया वो कितना दिया गया, उसका क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो क्या चीज़ निकालना है, घनाभ का आयतन। तो जो घनाभ का आयतन होता है वो क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो हम क्या करते हैं, इसको, इस सब को यानी पूरे समीकरण को गुना कर देते हैं। अगर पूरे समीकरण को गुना करेंगे तो L 2 बार आया, B 2 बार आया और H 2 बार आया, तो यानी L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर हो जाएगा। ये किसके बराबर होगा, 32 गुने 24 गुने 48। ठीक है, तो यहाँ से LBH बराबर क्या हो जाएगा, वो अंदर रूट उधर जाएगा, तो अंदर रूट 32 गुने 24 और ये 48 को हम लोग लिख सकते हैं 24 गुने 2, 24 गुने 2, 24 गुने 48 हो जाता है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेशन करके LBH निकाल सकते हैं, यानी ये 2 24 का 1 24 बाहर निकल जाएगा और 32 दूना 64 और 64 का 8 बाहर निकल जाएगा, यानी 24 8 कितना होता है, 128, 128 सेंटीमीटर क्यूब इसका LBH जो है 128 सेंटीमीटर क्यूब आया, यानी उसका जो आयतन वो 128 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, त्रिभुज ABC में AB और AC को PQ तक बढ़ाने पर, यानी त्रिभुज ABC में ये ABC है, ABC में ये B और ये C, AB को P तक बढ़ाया गया है और AC को Q तक बढ़ाया गया है। PBC और QCB, PBC ये एंगल है, इसका द्विभाजक, और QCB यानी ये एंगल है, इसका जो द्विभाजक है, यानी ये दोनों एंगल का द्विभाजक जो है, ये दोनों एंगल का द्विभाजक वो कहाँ पर मिलता है, R पर मिलता है। समद्विभाजक R पर मिलते हैं। यदि एंगल R 66 डिग्री, तो यानी बाह्य द्विभाजक अगर R पर मिलता है, बाह्य द्विभाजक अगर R हो, R पर मिलता हो, तो क्या फार्मूला होता है, एंगल R बराबर 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल A। अगर ये आंतरिक द्विभाजक R पर मिलता, अगर आंतरिक द्विभाजक R पर मिलता तो 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल है, लेकिन बाह्य द्विभाजक अगर R पर मिले तो 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ये A। तो R 66 डिग्री दिया गया है बराबर 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल A। अगर ये हाफ ऑफ एंगल A इधर आएगा और ये 66 उधर जाएगा, यानी 90 में 66 जाएगा तो 24, तो एंगल A इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24 गुने 2 यानी 48 डिग्री, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे, अगर बाह्य द्विभाजक R पर मिलता है तो एंगल R बराबर 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल A। अगर यही आंतरिक द्विभाजक यानी ये दोनों कोण का द्विभाजक R पर मिलता, तब यहाँ पे 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल A हो जाता। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं, इसमें x प्लस वाई 1 के बराबर दिया गया और एक्स वाई इंटू एक्स वाई माइनस 2 12 के बराबर दिया गया, तो x पावर 4 प्लस y पावर 4 निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये x प्लस वाई बराबर जो 1 दिया गया इसको 2 बार स्क्वायर कर देंगे। एक बार स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 1। ठीक है, अब फिर अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होगा। तो हम क्या करते हैं, इस 2xy को उधर दे आते हैं ताकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 माइनस 2xy। अब स्क्वायर करने में हमें सुविधा होगा। तो अगर अब हम लोग स्क्वायर करते हैं इसको दोनों बगल, तो ये क्या आ जाए, एक्स पावर 4 प्लस वाई का पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2ab, माइनस 2 a के बदले में 1 और b के बदले में 2xy, तो यानी गुने 2xy। ठीक है, तो ये x पावर 4 प्लस वाई का पावर 4 हमें निकालना है, तो हम इसको इसी साइड रन दे देंगे, बाकी जो टर्म बचा हम उसको अपने RHS में दे आएंगे। तो यानी x पावर 4 प्लस वाई का पावर 4 रहने देते हैं,
बराबर ये 1 + 4x² y² और ये 2x² y² उधर जाएगा तो ये 4 में से 2x² y² जाएगा तो 2x² y² बचेगा और -4xy यानी ये 4xy। ठीक है, अब यहाँ से आता है 1 + 2xy अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा xy और यहाँ क्या बचेगा -2। अगर इस दोनों में से हम लोग 2xy कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचा xy और यहाँ क्या बचा 2 बच गया, -2 बच गया। अब अगर हम लोग देखें ये xy × xy -2 का जो वैल्यू है 12 दिया गया है, यानी 1 + 2 गुने इतना का वैल्यू 12 दिया गया है, यानी 12 दूना 24 + 1 25, यानी इसका जो x⁴ + y⁴ जो है वो 25 आ गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या है 25,000 रुपये का 2 वर्ष में 12% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज 8 माह संयोजित है। तो इस पे इसका मतलब समझिएगा 8 माह संयोजित है। जैसे हम लोग 6 माही संयोजित रहता था तो हम लोग क्या करते थे 12 में 6 से भाग दे देते थे तो कितना था 2। जो 2 आता था तो हम लोग क्या करते थे दर को 2 से भाग करते थे और समय को 2 से गुना करते थे, समय को 2 से गुना। उसी तरह अगर मान चलिए तिमाही संयोजित है, तिमाही संयोजित रहता था तो हम लोग क्या करते थे 12 को 3 से डिवाइड करते थे तो कितना आता था 4। तो हम लोग क्या करते थे समय को 4 से गुना कर देते थे और दर को 4 से भाग कर देते थे। तो यहाँ 8 माही संयोजित हैं तो अगर हम 12 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, यानी 4 × 12 4 दूना 3/2 आएगा। जब 3/2 आया तो हम लोग क्या करेंगे दर को 3/2 से भाग देंगे और समय को 3/2 से गुना करेंगे। तो मेरे पास समय कितना था 2 ईयर था। अगर हम इसको 3/2 से गुना करेंगे तो मेरे पास समय कितना आ जाएगा 3 ईयर आ जाएगा। अगर यहाँ पे दर 12% है यानी रेट जो है 12% है। अगर 12% को अगर हम लोग 3/2 से भाग करेंगे 3/2 से तो 2 ऊपर चला जाएगा, यानी 3 × 4 = 12, यानी जो रेट आया वो 8% आ गया। ठीक है, 3 ईयर के लिए अगर हम 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो कहीं ना कहीं ये कैलकुलेटिव ज़रूर हो जाएगा। अगर हम फार्मूला से निकालेंगे अमाउंट बराबर P × 1 + R/100 तो हम इसको क्या करेंगे 25,000 है ये ट्री रूल पे बहुत ही ईजी से बन जाएगा। यानी 25,000 पे अगर हम 8% की दर से ब्याज निकालें तो कितना हो जाएगा 25 × 8 = 200, यानी 2,000 रुपया फर्स्ट मंथ में, फर्स्ट ईयर भी 2,000 रुपये ब्याज आएगा, सेकेंड ईयर भी 2,000 रुपये ब्याज आएगा मूलधन पे और थर्ड ईयर भी 2,000 रुपये ब्याज आएगा। ठीक है, ये मूलधन पे तीनों साल 2,000 रुपये ब्याज मिल जाएगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि जो ब्याज पे भी ब्याज मिले उसको चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। तो पहला साल जो हमको 2,000 रुपये ब्याज मिला था इस ब्याज पे अगला इस साल भी ब्याज मिलेगा और इस साल भी ब्याज मिलेगा। तो 2,000 पे अगर हम 8% की दर से ब्याज निकालें 2,000 पे 8% की दर से तो कितना हो जाएगा 8 × 16 यानी 160 रुपये, यानी 160 रुपये इस साल भी सेकेंड साल भी ब्याज मिलेगा और ये 160 रुपये यहाँ भी ब्याज मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं ये तो पहला ईयर के ब्याज पे हम दोनों साल में ब्याज बांट दिए। अब दूसरा ईयर का ब्याज भी हम दोनों ब्याज में बांटेंगे। तो दूसरा ईयर में पहले 2,000 ब्याज मिलता था, 2,000 पे अगर हम ब्याज निकालेंगे तो यहाँ पे 160 रुपये ब्याज हो जाएगा। 2,000 पर एक साल का जो ब्याज होता है 160 रुपये यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं। अब ये 160 रुपया पर अगर हम ब्याज निकालेंगे, ये 160 रुपये पर भी तो एक साल ब्याज मिलेगा ना, तो ये 160 रुपये पर अगर हम ब्याज मिलेंगे तो 160 का 8% कितना होता है, यानी 16 × 8 = 128, यानी 12.8, यानी लगभग हम इसको 13 कह सकते हैं क्योंकि ये अप्रॉक्स में वैल्यू ले रहा है तो हम इसको 13 मान लेंगे। अब हम निकाल लेंगे कि टोटल ब्याज कितना आया। तो 2,000 यहाँ पे, 2,000 यहाँ पे, 2,000 यहाँ पे, 6,000 हो गए। 6,000 यानी 160 160 160 यानी 16 × 3 = 48, 480 और 13 रुपये यहाँ पे, यानी टोटल मिला के 6,493 रुपये ब्याज, यानी इसका जो आंसर होगा 6,493। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो कभी कभी ट्री रूल हमको CI में बहुत ईजी वे में बन जाएगा और या कभी कभी आपको इफेक्टिव से भी बहुत ईजी वे में बनेगा, या फिर कभी कभी सिंपल यानी जो हम लोग अमाउंट बराबर P × 1 + R/100 उससे भी बहुत जल्दी बन जाएगा। तो सवाल को देखते हुए यानी सवाल में जो डाटा दिया रहेगा उस डाटा को देखते हुए ही हम
कोई मतलब किसी भी यानी तीनों में से किसी भी रूल से सवाल को बना लेंगे। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं, द इनकम ऑफ ए इज 25% मोर देन दैट ऑफ बी। यानी इसमें बोला जा रहा है कि ए का जो इनकम है वो बी से 25% ज़्यादा है। यानी अगर हम बी को 100 मानते हैं तो ए का कितना हो जाएगा 125, यानी 5:4 है इसका। ए और बी का जो अनुपात है वो 5:4 हो गया। अब क्या बोला है, द इनकम ऑफ सी इज 65% लेस देन सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी। यानी ए और बी के जो इनकम का सम है यानी 5 4 9 9 से 65% कम है। इसका मतलब 9 का 35% सी का इनकम होगा। अब इस तीनों का इनकम का अनुपात आ गया 5:4:9 का 35%, ये तीनों का इनकम का अनुपात आ गया। तो अब क्या चीज़ बोला, इनकम ऑफ सी इज वाट % लेस देन इनकम ऑफ ए। तो हम क्या करते, परसेंटेज हमेशा बोलते हैं, परसेंटेज जब भी निकालना रहेगा तो हम क्या करेंगे, उसको अनुपातिक वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे। तो ए और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इनकम ऑफ सी इज वाट % लेस देन इनकम ऑफ ए। यानी ए और सी का हम लोग अनुपात वैल्यू निकाल लेते हैं। यानी ए का अनुपात में 5 वैल्यू है और सी का जो है 9 × 35/100 है, 9 × 35/100 है। तो ये 5 से 7 बार में कट जाएगा और ये 100 इधर आएगा, यानी 100:63 हो गया। 100:63 ए और सी का इनकम का अनुपात आ गया। तो क्या चीज़ बोला है, सी का जो इनकम है ए से कितना कम है, तो ए से कितना कम है 27% कम है। यानी 100 से 63 यानी 37% कम होगा, 37% कम। यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो अनुपातिक परसेंटेज जब भी निकालना रहे तब हम क्या करेंगे, उसको अनुपातिक वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे। अनुपातिक वैल्यू में कन्वर्ट करने पे क्या होगा कि परसेंटेज बहुत ही ईजी वे में निकल जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं, इसमें क्या बोला ज़रा 12, 28, 21 और 45 के प्रत्येक में हम x जोड़ने पर यह समानुपात हो जाता है। तो x + 3 और 4x + 1 का मध्यानुपात क्या होगा। तो हमें x निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, 12 + x बटा 28 प्लस x बराबर 21 प्लस x बटा 45 प्लस x, क्योंकि ये दोनों x जोड़ने पर ये इस दोनों का अनुपात और इस दोनों का अनुपात समान हो जाता है, यानी समान अनुपात हो जाता है। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x का वैल्यू निकालेंगे, 5 मिनट लगेगा। तो हमें क्या चीज़ पूछा जा रहा है कि x + 3 और 4x + 1 का मध्यानुपात क्या होता है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, मध्यानुपात क्या होता है, √AB। √AB ए के बदले में कितना दिया गया है, x + 3 और b के बदले में कितना दिया गया है, 4x + 1। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से हमें x का वैल्यू निकालना नहीं है। हमें क्या करना है कि यहाँ पे x का कोई ना कोई वैल्यू पुट कर देना है, जो रूट से बाहर निकल जाएगा वही आंसर होगा। अगर एक वैल्यू पुट करते हैं तो 3 1 4 तो रूट से बाहर निकल जाएगा, लेकिन 5 रूट से बाहर नहीं निकलेगा। एक नहीं पुट कर देंगे, 2 तो बिल्कुल नहीं पुट कर सकते, यानी 3 2 5 नहीं निकल पाएगा। 3 पुट करेंगे तो 3 3 6 नहीं निकल पाएगा। 4 पुट करेंगे तो 4 3 7 नहीं निकल पाएगा। 5 पुट करेंगे तो 5 3 8 नहीं निकल पाएगा। 6 पुट करते हैं अगर 6 3 9 3 निकल जाएगा और 6 चौका 24 प्लस 1 25 यानी 5 निकल जाएगा। यानी x बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब वैसे भी चेक कर सकते हैं, x बराबर 6 रखेंगे ना हम यहाँ पे तो ये दोनों समान अनुपात में आ सकता है। ठीक है, तो x का वही मान रखेंगे जो रूट से बाहर निकाल दे इसको। तो x के बदले में अगर हम 6 रखते हैं तो 6 3 9 और गुने 6 चौका 24 1 25 यानी 9 का 3 बाहर निकल जाएगा, 25 का 5 यानी 5 3 15 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 15 है और अंतर्वृत्त की त्रिज्या 3 है तो इसके परिमिति क्या होगी। यानी अंतर्वृत्त का त्रिज्या का हम लोग क्या फार्मूला पढ़े हैं, अंतर्वृत्त का जो त्रिज्या होता है वो क्या होता है, 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज का परिमाप। ठीक है, कहीं कहीं क्या होगा, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का क्षेत्रफल बता त्रिभुज का अर्ध परिमाप रहेगा। तो यही अर्ध परिमाप मतलब क्या, परिमाप का आधा और यही 2 कट के ऊपर चला जाता है। तो हम इस तरह से भी याद रख सकते हैं, 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल बता त्रिभुज का परिमाप। तो यहाँ पे अंतर्वृत्त का त्रिज्या कितना दिया गया, 3 दिया गया, इजिकल टू 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया, 15 और बटा त्रिभुज का परिमाप हमें निकालना है। तो 3 से कितना बार में, 5 बार में कटेगा। तो यानी त्रिभुज का परिमाप जो आएगा ये इधर आ जाएगा, यानी त्रिभुज का जो परिमाप आएगा वो कितना आ जाएगा, 5 गुने 2 यानी 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा पी दिया गया तो कोसेक थीटा का मान निकालना है। तो हमेशा ध्यान देंगे, अगर ये जो चीज़ है वो सेक
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ लागू होगा, ये अभी जो बता रहे हैं, ये इस फार्मूला और इस फार्मूला दोनों में लागू होगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख सकते हैं इसको, बराबर 1। ये फार्मूला होता है। अगर मान चलिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर हमें 2 दिया जाए तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा पी दिया जाए तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा, 1/p हो जाएगा। ये पी कट के उधर चला जाएगा, 1/p होगा। तो अगर कहीं भी इस टाइप का सवाल आए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा दिया रहे हैं या सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया रहे हैं, तो हम उसका अपोजिट निकालेंगे। जैसे यहाँ पे हमें सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या दिया गया है, पी दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा निकाल लेंगे। अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/p होगा, क्योंकि सेक थीटा माइनस टेन थीटा ये पी दिया गया है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या हो जाएगा, ये पी उधर कट के जाएगा तो 1/p हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये चीज़ हमें याद रखेंगे हमेशा, एक सेक और टेन में होता है और कोसेक और कॉट में होगा, कोसेक और कॉट में लागू होगा। अब क्या करेंगे, अगर हम दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे तो टेन थीटा कट जाएगा, यानी 2 सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 1/p। अगर p प्लस 1/p को ऐड करेंगे तो अगर ये 2 को हम काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2p। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, h/b। ठीक है, h/b आया, तो हमें क्या निकालना है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, h/p। तो h के बदले में पी स्क्वायर प्लस 1 आना चाहिए, तो पी स्क्वायर प्लस 1 इस ऑप्शन में नहीं है, h में पी स्क्वायर प्लस 1 इस ऑप्शन में भी नहीं है, h के बदले में पी स्क्वायर प्लस 1 इस ऑप्शन में भी नहीं है, h के बदले में पी स्क्वायर प्लस 1 एक ही ऑप्शन बी में है, तो जो इसका आंसर होगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, या फिर उसके बाद आगे भी हम लोग सॉल्व करके बना सकते थे, लेकिन एक ही ऑप्शन मिला है तो हमें आगे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जैसे इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 21 दिया गया, ए प्लस बी प्लस सी 7 दिया गया, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ये इसमें कुछ है ना, स्क्वायर कर देना है। अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी बराबर 7 का स्क्वायर 49, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर 21 दिया गया, प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये तो निकालना है, बराबर 49। अगर ये 21 इधर माइनस होगा, उधर जाकर माइनस होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, और ये 2 से इधर कटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी कितना हो जाएगा, 14, ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किसी वृत्त में ए बी और सी डी 2 जीवाएँ केंद्र के एक ही तरफ स्थित हैं, यानी एक वृत्त है, इस वृत्त की 2 जीवाएँ ए बी और सी डी, जैसे ये केंद्र मान लेते हैं, ए बी और सी डी, ये दोनों केंद्र के एक ही ओर स्थित है, और सी डी बराबर 2 ए बी, यानी ये ए बी हो गया और ये सी डी हो गया। ठीक है, अगर ए बी 6 सेंटीमीटर दिया गया, यानी ये 6 सेंटीमीटर दिया गया ए बी, और सी डी 2 ए बी के बराबर है, तो यानी सी डी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। दोनों जीवा के बीच की जो दूरी है सी डी का 1/4 है, यानी इस दोनों जीवा के जो बीच का दूरी होगा वो सी डी का 1/4, तो सी डी 12 था, 12 का 1/4 यानी 3 हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, वृत्त का त्रिज्या निकालना है, यानी इसका मतलब इसको भी मिला देते हैं, ये भी वृत्त के लिए त्रिज्या हो जाएगा, और अगर हम इसको मिलाएंगे तो ये भी वृत्त के लिए त्रिज्या हो जाएगा, यानी ओ बी और ओ डी भी वृत्त के लिए त्रिज्या हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान देंगे कि अगर हम इस पर लंब डालेंगे तो ये इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा, यानी 6 को 2 बराबर भागों में 3 में बांट देगा, और ये 12 को 2 बराबर भागों में 6 में बांट देगा, लंब अगर हम डालेंगे तो। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है। एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पे बहुत इजी वे में सवाल बन जाएगा। जैसे हम एक ये ट्रायंगल हो गया, ब्लू वाला एक ट्रायंगल हो गया, ये ब्लू वाला ट्रायंगल हो गया ये, और एक ट्रायंगल मेरा ये ब्लू वाला, ये रेड वाला हो गया, ये जो रेड है एक ट्रायंगल ये रेड वाला हो गया, ये नहीं, ये एक ट्रायंगल ये हो गया। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल में ये जो रेडियस है ये बराबर होगा, ओ बी और ओ डी, यानी ये रेडियस है, ये भी दोनों त्रिज्या दोनों बराबर होगा। अगर दोनों बराबर होगा तो इसका मतलब ये लंबाई और ये लंबाई जो होगा वही ये लंबाई होगा,
उल्टा हो सकता है, जैसे ये 4 रहेगा तो ये 3 होगा, तो ये 3 है ये 4, ये ऐसा हो सकता है। लेकिन ये 4 और 3 है तो ये भी 4 3 रहेगा, तभी तो ये छेद, मतलब कहने का मतलब है तो ये छेदेगा। जैसे ये 4 और ये 3 रहेगा तो ये तभी तो ये छेदेगा ना। इसका मतलब ये 4 3 है तो ये भी 4 3 रहना चाहिए। तो अगर हम देखें ये 3 है, ठीक है, तो इस त्रिभुज में कोई ना कोई 3 होना चाहिए। तो इसका मतलब एक ही बचता है, ये 3, ये 3 हो गया। जैसे इसमें ये 6 है, जैसे इसमें अगर हम देखें तो ये 6 है, ये 3 लेंगे तो इसमें ये 6 दिया गया है, इसमें ये 6 दिया गया है। तो अगर हम इसको 3 मानेंगे तो ये भी 3 3 6 हो जाएगा। और ये 3 था, यानी ये 3 था, और इसमें ये भी 3 आ गया, यानी 6 3 6 3 6 3 हो गया। तो इसका मतलब ये लंबाई 3 आ गया। तो जब ये लंबाई 3 आया तो हम लोग अब त्रिज्या आराम से निकाल सकते हैं। त्रिज्या ये कर्ण है 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, और कर्ण बराबर क्या होता है, यानी रेडियन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। L के बदले में 3 का स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर यानी 3 3 6 का स्क्वायर, यानी 6 6 36 और 9 45, यानी 45 का क्या हो जाएगा 9 5 45, यानी 3√5। तो इसी बेसिस पे हम लोग इस दोनों ट्रायंगल में भुजा को बराबर कर देना है। अब भुजा को बराबर अगर हम कर लेंगे तो ये 10 सेकंड में ये सवाल बन जाएगा, यानी इसका जो आंसर होगा वो 3√5 हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल में आते हैं। इसमें क्या है, आज 16 7 23/8, ये डिवाइड का, ये जो सिंबल है डिवाइड का है। 6 3 18 5 23/6, ये ब्रैकेट में है, डिवाइड बाय 2/7। एक्चुअली यहाँ पे डिवाइड का काम इसलिए नहीं किया क्योंकि आगे ऑफ है। अगर ऑफ रहता है तो पहले हम लोग ऑफ का काम करते हैं। ऑफ ये कितना 3 6 7/3 गुने यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 9 14 6 20/7 गुने ऑफ, और ये कितना हो जाएगा 21/5 डिवाइड बाय। अगर यहाँ पे हम इस डिवाइड को बदलेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, गुने 3/2। अगर यही डिवाइड यहाँ रहता ऑफ बाद में रहता तब फर्क पड़ जाता, लेकिन बाद में है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, गुने 3/2 हम लिख सकते हैं, और गुने 5/9, ठीक है। तो यहाँ से ये 7 से 7 कट गया, ये 2/3 बचा। अगर हम इस डिवाइड को गुना में बदलेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 से 2 बार में, यानी यहाँ पे क्या आ गया 23/8, और ये डिवाइड को अगर हम गुना में बदलेंगे तो ये 23/4 आया था ना, 2 दूना 4, तो यानी 4/23 हो जाएगा गुना, यानी 7 से 3 बार में, 5 से 4 बार में, और कोई कटेगा 3 3 9 कट जाएगा, और ये 9 कट जाएगा, ये 2 दूना 4, यानी 5 दूना 10, यानी ये जो आया वो 10 आ गया। तो 4 से 2 बार में, ये 23 से 23 कट गया, 2 से 5 बार में, यानी इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो 5 हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ABC का जो क्षमता का अनुपात है वो 7 5 4 है। तीनों ने किसी काम को 35 दिन में समाप्त करता है। देखिए, अगर हमें काम निकालना रहेगा टोटल काम, तो हम लोग क्या करते हैं, आदमी के क्षमता को दिन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्षमता को दिन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आता है टोटल काम। तो तीनों का क्षमता कितने, 7 5 12 4 16, यानी 16 क्षमता मिलकर अगर ये 35 दिन में काम कर रहा है, इसका मतलब जो टोटल काम होगा, टोटल काम वो कितना हो जाएगा 16 गुने 35, तीनों मिलकर 35 कर रहे हैं ना। और तीनों का क्षमता कितना है 7 5 4, यानी 7 5 12 4 16, 16 क्षमता से अगर 35 दिन तक काम चल रहा है तो टोटल काम कितना हो जाएगा 16 गुने 35। अब क्या चीज़ बोल रहे हैं, ए और बी ने मिलकर 28 दिन तक काम किया, यानी 28 दिन में ए प्लस बी कितना काम कर लेगा, ए प्लस बी का जो काम होगा वो कितना हो जाएगा 28 गुने, ए का क्षमता 7 है, बी का क्षमता 5, यानी 12, 28 गुने 12 ए और बी का काम हो जाएगा, ठीक है। तो शेष कार्य को सी कितना दिन में करेगा, यानी टोटल काम 16 गुने 35 था, उसमें से 28 दिन में ए बी इतना काम कर लिया, तो शेष काम कितना बचा, यानी इस टोटल काम में से ए बी का काम को घटा देंगे, यानी 16 गुने 35 में से अगर हम लोग कितको घटा देंगे 28 गुने 12 को घटा देंगे, ठीक है। यानी इतना काम शेष बचा। हमें दिन निकालना रहता तो हम क्या करते, काम को ये क्षमता से डिवाइड कर देंगे ना, काम को क्षमता से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या आ जाएगा, दिन आ जाएगा इस फार्मूला से। तो ये शेष काम बचा।
अब सी कितना दिन में निकालेंगे, यानी सी का जो दिन निकालना है, यानी सी का शेष दिन, तो हम सी की क्षमता से डिवाइड कर देंगे। यानी सी का क्षमता कितना है 4, यानी 4 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। 4 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, 4 से ये 4 बार में और 4 से ये 3 बार में, तो अगर हम इस दोनों में कितना 28 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यानी 7 गुने 5 है ना, ये 28 कॉमन ले लेते यहाँ पे 5 बचा, और माइनस यानी 28 कॉमन ले लेते हैं यहाँ 3 बचा, यानी 28 गुने 2 यानी 56 दिन इसका आंसर आ जाएगा। यानी सी से इस काम को कितना दिन करेगा, 56 दिन में। तो ये चीज़ ध्यान देंगे, जो क्षमता को अगर हम दिन से गुना करेंगे तो काम आ जाएगा, और इसी फार्मूला पर हम इस सवाल को बना लिए। अब नेक्स्ट सवाल है √3 cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1 दिया गया है। अगर cos थीटा नहीं भी कुछ रहेगा तो थीटा के बदले में अगर हम 90 डिग्री भी रखते हैं तो यानी साइन थीटा 90 और cos 0 0 होता है, यानी 0 + 1 0, यानी इसका मतलब थीटा के बदले में 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ बोला भी जा रहा है कि थीटा का मान 0 से लेकर 90 तक, यानी 0 भी ले सकते हैं और 90 भी ले सकते हैं, 90 के बराबर भी ले सकते हैं। नेक्स्ट सवाल आते हैं, 3 संख्या में किन्हीं 2 का औसत और तीसरे से जोड़ा जाए। जैसे 3 संख्या ABC मान लेते हैं, तो A + B का औसत कितना हो जाएगा, A + B/2, और इसको तीसरा C में अगर हम जोड़ते हैं तब कितना प्राप्त होता है, 168 प्राप्त होता है। ये 165 हटा दीजिए, 168 लिख लीजिएगा। अगर B + C का औसत जो है, अगर हम A में जोड़ते हैं तब 174 प्राप्त होता है, और A + C का औसत अगर हम लोग B में जोड़ते हैं तब कितना प्राप्त होता है, 180 प्राप्त होता है। तो तीनों संख्या यानी ABC का औसत कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग ABC का योग निकाल लेते हैं, और ABC का योग निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस तीनों को जोड़ना पड़ेगा। अगर हम जोड़े तो यहाँ A/2, यहाँ B/2, यहाँ A/2 2 बार है, B/2 2 बार है, और C/2 2 बार है। तो इसका मतलब इसका जो कैलकुलेशन होगा वो A + B + C हो जाएगा, और यहाँ पे भी A + B + C हो गया। यानी इसका मतलब ये 2A + B + C, इसको डायरेक्ट लिख ले, 2A + B + C बराबर कितना हो जाएगा, 8 4 12 और 7 6 13 8 21 1 22 और 3 2 5 522 हो गया। 2 से अगर हम काटेंगे तो कितना बार में, 26 दूना 52, 261 बार में। यानी A + B + C अगर 261 आ गया तो जो औसत आएगा वो कितना हो जाएगा, 261/3। 3 संख्या तो 3 से डिवाइड करेंगे, यानी 3 8 24 और 3 7 21 87। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 800 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर हानि, यहाँ लाभ नहीं हानि होगा, यानी जो हानि है वो विक्रय मूल्य का 20%। यहाँ पे अगर कोई ये इस चीज़ को छोड़ देता है, विक्रय मूल्य का 20% हानि, तो वो डेफिनेटली सवाल को गलत कर लेगा। यहाँ पे जो हानि है विक्रय मूल्य का 20%, यानी 20% है बोले तो 20/100, यानी 1/5। 180 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर विक्रय मूल्य दिया ही गया है, यानी विक्रय मूल्य हमारे पास कितना दिए गए हैं, 800 रुपये में बेचने पर किसी वस्तु को बेचने पर जो हानि होता है वो विक्रय मूल्य का 20%। विक्रय मूल्य 800 है, 800 का 20% कितना हो जाएगा, 160, यानी 160 रुपये का हानि होता है। तो जो क्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा, यानी क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य प्लस हानि। विक्रय मूल्य 800 और हानि 160, यानी 960 रुपये क्रय मूल्य हो जाएगा। अब क्या चीज़ बोल रहा है, यदि वस्तु को क्रय मूल्य से 25% लाभ पे बेचें, यानी 960 से अगर हम 25% लाभ पे बेचें, इसका मतलब कितना, 25% मतलब क्या होता है, 1/4 पे लाभ पे बेचें, तो यानी कितना हो जाएगा लाभ, 240 लाभ होगा। 240 लाभ होगा तो इसका मतलब कितना बेचेंगे, 0 6 4 10 9 2 11 12, यानी 1200 में बेचेंगे, ऑप्शन नंबर डी। या फिर 960 का 125% भी निकाल सकते थे डायरेक्ट, तो भी आंसर आ जाता है, यानी इसका जो विक्रय मूल्य आएगा 1200 हो जाएगा। जब क्रय मूल्य 960 आ गया तो 25% लाभ पे बेचने पर जो विक्रय मूल्य आएगा वो 1200 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद भी एक आदमी को 25% का लाभ कमाता है, इस प्रकार उसे 44.80 का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। यहाँ पे एक चीज़ सोचिएगा कि क्या यहाँ पे अंकित मूल्य से कोई लेना देना है। हमें क्रय मूल्य पर 25% का लाभ हो रहा है और लाभ दिया गया है और क्रय मूल्य निकालना है, तो हम अंकित मूल्य से अंकित मूल्य में क्यों छेड़छाड़ करें। तो हम डायरेक्ट क्रय मूल्य को x मान लेते हैं। अगर हमें 25% का लाभ हो रहा है तो इसका मतलब 25/100 यानी इतना का लाभ होगा, और लाभ कितना का हो रहा है, 44.80 का। हम लोग CPU यानी क्रय मूल्य को x माने थे,
एक्स का 25% लाभ हो रहा है, यानी इतना लाभ हो रहा है, और लाभ कितना है 44.80, यानी 25 के 4 बार में, यानी एक्स बराबर कितना हो जाएगा 0, 8 चौका 32 3, और 4 चौका 16 3 19, और 4 चौका 16 17, यानी 170.20, यानी इसका जो किराया मूल्य आएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे हमें अंकित मुझसे कोई लेना देना था ही नहीं। अब नेक्स्ट सवाल 179x091y को अगर हम 88 से भाग देंगे तो 5x - 8y का मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 88 से भाग देने का मतलब है जो संख्या 11 से कटे और 8 से कटे वो संख्या 88 से कट जाएगा। 8 से क्या नियम है कि लास्ट का 3 डिजिट हम लोग देखते हैं। अगर लास्ट का 3 डिजिट देखते हैं तो 8 से 8 लगाए तो एक बार में लगे तो 8, फिर 3 एक उतरेगा यानी 24, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, तो इसका मतलब y का स्थान पे 2 रहेगा, तभी तो 8 नंबर 72 लग जाएगा। इसका मतलब y कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया, y तो फिक्स हो गया 2 आ गया, 179x0912, यानी 8 से भाग देने पर y को 2 रखना पड़ेगा। अब 11 से भाग देने पर कटना चाहिए, 11 से भी तो कटना चाहिए ना। तो 11 से क्या नियम होता है, पहले हम सम अंक और विषम अंक का अंतर देखते हैं। सम अंक देखें तो यानी 9 1 10 1 11, ये 11 आ गया। फिर अल्टरनेट में इसको जोड़े तो 7 + x + 9 + 2, यानी 7 9 16 2 18 + x, यानी इस दोनों का जो अंतर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये 0 तो हो नहीं सकता इस दोनों का अंतर, क्योंकि अगर 11 में x जोड़ना रहता तब हम 7 जोड़ के 18 18 बना सकते थे, यानी 0 बना सकते थे। लेकिन अंतर तो क्योंकि हम बड़ा संख्या में ना x जोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब इसका जो अंतर होगा वो 0 तो हो नहीं सकता, लेकिन इस दोनों का अंतर 11 जरूर हो सकता है। यानी 18 + x - 11 बराबर 11, यानी इस दोनों का जो अंतर है वो 11 हो सकता है। यानी 18 + x बराबर कितना हो जाएगा 22, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4। इन x बराबर अगर हम 4 रखते हैं तो ये 18 4 22 हो जाता है, और 22 में से 11 जाएगा तो 11, यानी 11 का मल्टीपल आ गया। तो इसका मतलब x बराबर कितना आ गया 4 आ गया, x बराबर 4 आ गया, यानी हमें 5x - 8y निकालना था। यानी x बराबर 4 तो 5 चौका 20, और y बराबर 2 तो मैंने 2 16, यानी 20 में से 16 गया तो 4, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक चक्रीय तत्व जिसमें ए दिया गया है 67, बी 92 दिया गया, सी और डी का अंतर ज्ञात करें। जैसे चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, एक वृत्त के अंदर जो चतुर्भुज होता है उसको चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। ये चक्रीय चतुर्भुज है, इसमें ए कितना दिया गया है ABCD, ए दिया गया है 67 डिग्री और बी दिया गया है 92 डिग्री, और सी और डी का अंतर निकालना है ना। देखिए चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने का कोण बराबर होता है, आमने सामने कोण बराबर होता है, सॉरी आमने सामने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये कोण निकालना रहेगा तो भी हम 180 में से 92 घटाएंगे, और ये कोण निकालना रहेगा तो भी हम 180 में से 67 घटाएंगे, फिर जाकर हम अंतर निकालेंगे। जब हम दोनों को 180 में से घटा के अंतर निकाले हैं तो डायरेक्ट हम इसी दोनों का क्यों ना अंतर निकालें, क्योंकि 180 तो 180 तो कट ही जाएगा। तो 67 और 92 का जो अंतर है कितना हो जाएगा 25 का हो जाएगा। तो यानी इस दोनों का भी अंतर जो है वो 25 का हो जाएगा, क्योंकि इसको भी 180 में घटा के लिखेंगे, 180 घटा इसको भी लिखेंगे तो 180 180 कट जाएगा, अंतर 25 डिग्री का ही आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं। 27x³ - 343x³, इस 27x³ क्या लिख सकते हैं, 3x का होल क्यूब लिख सकते हैं, और 343y को 7y का होल क्यूब लिख सकते हैं। a³ - b³ क्या होता है, a - b इंटू a स्क्वायर करेंगे तो 9x² प्लस b² करेंगे तो यानी 17 49y² प्लस c² नहीं प्लस a² प्लस b² प्लस ab, तो a भी करेंगे तो 3x गुने 7y 7 21xy आ जाएगा, और डिवाइड बाय 3x - 7y दिया गया, ये डिवाइड बाय 3x - 7y दिया गया है, बराबर कितना दिया गया ax² प्लस by² प्लस 7cxy। तो ये 3x - 7y से 3x - 7y कट जाएगा। x² का कॉफिशिएंट a है और x² कॉफिशिएंट 9 है, तो यानी a का जो मान होगा वो 9 आ जाएगा। y² का कॉफिशिएंट b है, इधर y² का जो कॉफिशिएंट है वो 49 है, यानी b बराबर 49 हो जाएगा। यहाँ पे c का कॉफिशिएंट 7xy है, और यहाँ पे कितना दिया गया 3 गुने 7xy,
इसको लिख सकते हैं 3 गुना, यानी 7xy का कॉफिशिएंट यहाँ पे c है और 7xy का कॉफिशिएंट यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब c जो होगा वो 3 के बराबर हो जाएगा। ABC का मान पता चल गया, हमें 4a - b + 5c निकालना है। एक के बदले में 9 रखेंगे तो 9 चौका 36 माइनस यहाँ पे 49 और प्लस 5c करेंगे तो 5 × 15 यानी 36 और 49, 36 और 15 51 माइनस 49, यानी इसका जो आंसर होगा वो 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। एक आदमी 100 कॉपी 25% छूट पर और 50 कॉपी 10% की छूट पे खरीदता है, तो टोटल मेरे पास छूट कितना आ जाएगा? 100 पे 25% अगर छूट मिला है तो 25 कॉपी यहाँ पे छूट, 50 का 10% अगर छूट मिला है तो 5 यहाँ पे छूट, यानी टोटल छूट मेरा 30 आ जाएगा। कितना में? 100 अब प्लस 50 यानी 150 में 30 का छूट है, गुने 100, छूट प्रतिशत निकालें 30 से 5 बार में, 5 से 20 बार में, यानी 20% का छूट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब हम लोग डी पे आ गए। इसमें क्या बोला? 2015 में सी का उत्पादन, 2018 में ई के उत्पादन का कुल योग। तो 2015 में सी कितना है? 2015 में सी 42 है और 2018 में ई कितना है? यानी 2018 में ई 60 है, तो कुल योग कितना हो गया? 102 का कुल योग जो है 2014 और 2017 के कुल कार उत्पादन, 2014 और 17 में कुल कार उत्पादन कितना हुआ था? यानी 14 ये रहा और 17 ये रहा, इसका कुल कार उत्पादन कितना हो? पहले दाएं अंक वाला जो वाले 6 4 10 3 13 2 15 4 19 6 25 6 31 5 36 5 41 6 47, यानी 470 यहाँ पे। अब इकाई अंक जोड़े, यानी 8 4 12 3 15 5 20 3 23 4 27 7 34 5 34 1 35 5 40, यानी 40 यहाँ पे, यानी टोटल जो कुल योग आएगा वो कितना आ जाएगा? 510 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है 510 का कितना प्रतिशत है? कुल उत्पादन का कितना परसेंट है? यानी 102 जो है वो 510 का कितना प्रतिशत है? यानी 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी 51 से 2 बार में, यानी 2 × 10 यानी 20% इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 2015 से 17 तक डी, यानी 15 ये रहा और 17 ये रहा, 15 से 17 तक डी, यानी ये दोनों मिलकर 100 हो जाएगा और प्लस 40, यानी 140 हो गया। 15 से 17 तक जो डी है वो 140 हो गया। अब आते हैं 2014 15 16 18 में ई, यानी ई जो है 14 में 40, 15 16 और 18, तो ये दोनों मिलकर 100 हो जाएगा और 60 40 मिलकर 100, यानी 100 + 100 200 से कितना प्रतिशत कम है? तो कितना कम है? 60 कम है, कितना में? 200 में गुना 100, यानी 30% कम है, यानी 30% कम है। यानी इसका जो योग है 140 है और इसका योग 200 है, तो कितना कम है? 60। कितना में कम है? 200 में कम है, तो 200 को नीचे लिखेंगे बटा गुने 100, तो यानी 30% आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं। डी प्रकार के कार के आंकड़ों को वृत्त चार्ट में प्रस्तुत किया जाए तो 2015 में कार का केंद्रीय कोण क्या होगा? 2015 में डी कितना है? 45। 2015 में डी 45 है। टोटल कितना में? यानी 25 और प्लस 45 ये 70 हो जाएगा। 40 110, 110 ये हो गया और 55 और 35 90 ये हो गया, यानी टोटल 200 में 45 है। तो केंद्रीय कोण निकालना होता है तो टोटल केंद्रीय कोण 360 डिग्री होता है, यानी 200 में 45 है तो 360 में निकालने के लिए 360 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 5 से 9 बार में, 5 से 4 बार में, 4 से फिर 9 बार में, यानी 9 9 81 डिग्री का केंद्रीय कोण। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट और लास्ट सवाल देखते हैं। 2015 में ए और 2014 में बी का कुल उत्पादन। 15 में ए कितना है? 56 और 14 में बी कितना है? 48, यानी 56 48 कितना जाएगा? 8 6 14 5 9 1 10 104 हो जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है? 104 अनुपात निकालना है इसमें। 2017 में सी और 18 में ई। 17 में सी 57 और 18 में ई 60, 18 में 60, यानी ये टोटल मिला कितना हो जाएगा? 117 हो जाएगा।
तो यानी 104:117, यानी ये 13 का मल्टीपल मत है, 13 8 104 और 13 9 117, यानी 8:9। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो आज का सेशन ये समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर भी कीजिएगा। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।